मैं थोड़ा सा अपने ही जैसे पूछना चाहूँगी क्वेश्चन कि आपकी भी यहाँ पे अपनी जैसे अपनों की कुटिया योगी जी की है, वैसे सेम आपका बोर्ड हमने देखा और वो सारी चीज़ें तो जिसकी योगी जी बात करते हैं एक आत्मज्ञान की, तो आपका मतलब एक आपने बोला प्लस टू के बाद मतलब 17-18 साल का बच्चा ही रहता है तब तक और उस टाइप से आपकी यात्रा अभी तक है। अच्छा, अब मेरे बारे में हाँ हाँ, क्योंकि आज महाराष्ट्र में आपने स्पेशली लाइव में मैं बता दूं जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं कि आपने जब हम कुलबर्गी हवाई अड्डा था तो आपने तभी पता चला था तो आपने तभी मैसेज कर दिया गया था। फिर आप एक जिज्ञासु की तरह मतलब काफ़ी डेडिकेशन मतलब योगी जी की आपने बता भी दिया, वो आपका आप में बड़ा सजनता है, हमने आपके व्यवहार में भी देखा, कल से हम आपके साथ हैं। तो जो आत्मज्ञान की जो एक जर्नी जिस पे आप चल रहे हो, जो आपने ये कुटिया जो आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप खुद इस मार्ग पे हो और वो सजगता, वो एक समर्पित भाव जिसको कहते हैं, एक जागरूकता, एक जिज्ञासा, क्योंकि हम योगी जी के साथ में पीछे आपने लाइव में भी देखा होगा, जो जहाँ इनके गुरु जी का वो था, तो लाइव वाले बंदों ने सबने देखा भी है। तो वहाँ पे वो चीज़ें रही, मतलब जो गद्दी पे बैठने वाले थे योगी जी के गुरु भाई यहाँ तक की, तो मतलब वो भी ये चीज़ें नहीं समझ पाई, जबकि हालांकि योगी जी ने इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उनको इन्होंने माँ का आपने उनको वो भी कराया, तो उनके अंदर इतना अहंकार और गुरु गद्दी पे भी बैठने वाले हैं, और आप जैसे जिस देश में लोग आपको देख रहे हैं, योगी जी की वीडियो से आप प्रभावित हुए, आपके अंदर वो तो आपको पता है कि अहंकार रहित है, जो हमें बाहर से दिख रहा है वो सब चीज़ें बता रहे हैं। तो आप योगी जी के ज्ञान से प्रभावित हुए कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल है वो चीज़ें, तो क्या वो आत्मज्ञान की तरह मतलब एक आत्मज्ञान हो गया है, ये कहूँ मैं, ये आपका पर्सनल है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कि अकेले रह के शायद आपके यहाँ पे सिर्फ एक गुरु जी का वो लगा हुआ है, तो ये अकेले हो सकता है, जैसे योगी जी को एक बहुत अथाह मेहनत के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, और तो इस टाइप का एकांत अकेले में रह के, जैसे योगी जी के पास वहाँ लोग जा रहे हैं, हम खुद वहाँ पे रह के हमने देखा है, और आपका भी कुछ इस टाइप का सीन है कि यहाँ पे रह के ऐसे कर सकते हैं, तो क्या ये एकांत में ऐसे रह के या जीवंत गुरु के पास, जैसे आपके यहाँ पे मेरे को क्षमा करना अगर कुछ ऐसी बात नहीं, गुरु जी नहीं दिखाई दे रहे, तो कितना पॉसिबल है ये चीज़ कि आप अगर कोई लोग लाइव जो देख रहे हैं, या हम भी कल सोचने लग जाए यार अपने खेत में ऐसे बना लेते हैं, ऐसे रहें, या दूसरी तरफ ये सोचे यार योगी जी जैसे कि वहाँ पे नियम है और एक जीवंत गुरु है और ये भगा भी देते हैं, मतलब बहुत हार्ड डिसिप्लिन है इनका, जिस टाइप से इनके साथ है, हार्ड भी है, और कहीं ना कहीं ये बहुत एक कोमल हमने कॉर्नर भी इनके अंदर देखा है कि अगर नियमों में चलते हैं तो इनका बाद में खाना, साधक पहले खाते हैं, हर चीज़ की छोटी छोटी एक्टिविटी पे ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं ये अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा लास्ट यही है संक्षेप में पूछूंगी कि आपा मैं सोचो अपनी कुटिया बना के ऐसे रह लूँ, या मैंने योगी जी के साथ रह के देखा, तो इसमें क्या अंतर है, आपने कभी ऐसे रह के देखा हो, सिर्फ ये पूछना आपसे। तो थोड़ा सा मैं अपना स्टोरी, हाँ बिल्कुल, आप तो उससे थोड़ा सा चीज़ें कैसी समय के साथ इवॉल्व हुई है ये थोड़ा ध्यान में आता है। तो मेरा अपना पर्सनल स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, वो 12th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ, उससे पहले मुझे कोई ऐसा बोध नहीं था, पर 12th स्टैंडर्ड में एजुकेशन का प्रेशर है, 12th के बाद ये करो वो करो, उसका प्रेशर है, तो उस टाइम में ये थॉट शुरू हुआ कि ये करना है और इतने लोग कर चुके हैं, और इस प्रेशर में जितने भी लोग कर चुके हैं उनका क्या हो गया है, और मैं भी ये सब करूँगा तो मेरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ से वो शुरू हुआ। और इतना सब लोग कर ही रहे हैं और आखिर में आदमी अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आखिर में मर रहा है, तो ये जो मैं एफर्ट्स डालूँगा या डाल रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये सब मौत में ही जा रहा है, तो ये करना वर्थ है नहीं है, क्योंकि ये करके भी लोग दुखी हैं, ना करने वाले भी दुखी हैं, तो इसका सोल्यूशन, तो वहाँ से ये थॉट शुरू हुआ। तो फिर स्पिरिचुअलिटी में फिर फिलॉसफी की बुक्स वगैरह पढ़ी स्टार्टिंग में मैंने, होते होते इंजीनियरिंग का एडमिशन हो गया, 1 साल 2 साल हो गया, तो वो पढ़ाई में मेरा खास उसमें था नहीं मैं, क्योंकि यही था कि जीवन क्या है इसको मुझे जानना है, वरना फिर ये सब कर रहे
दुनिया कर रही है इसलिए ये सब करना है, ये कहीं मुझे रास नहीं आया। तो उसी दौरान मैंने ओशो की बुक्स, कैसेट्स पढ़ी। तो वहाँ मुझे लगा कि ये एक जगह है उनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कि ये कहीं मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसे पहली बार ना कि जो कोई मुझसे बात कर रहा है, मेरे सवालों को अटेंड कर रहा है। तो फिर वहाँ से रास्ता खुला कि ये जीवन क्या है, फिर इसका सार क्या है, हमारे अंदर का दुख, फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसको एक अंतर्मुखता से विचार चिंतन करके फिर एक अध्यात्म वही विषय है, उसको ध्यान करो, साधना करो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने में स्थित हो जाओ, ये सब उसका सार निकले। तो फिर तब से मुझे लगा कि बस फिर अब इसमें मेरे 2 साल गए इंजीनियरिंग के, थोड़ा समझ में। इंजीनियरिंग की 2 साल ख़त्म होते होते फिर मुझे लगा क्लियर, हाँ अब मुझे क्लियर है कि अब लाइफ में क्या करने लायक है। अगर कुछ करने लायक है तो अपनी खोज करना, सत्य की खोज करना, यही वर्थ है। बाकी सब आप कुछ भी करो, ये सब कचरे में जाने वाला है, एंड ऑफ द डे। तो तब फिर मैंने घर पर बिना बताई टीसी निकाली। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था कि वहाँ से स्विच ऑफ करना अपनी जिम्मेदारी। और तब तक थोड़ा सा ऐसे 1-2 साल में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं, और लाइफ ऐसे लग रही थी जैसे मजबूरी, हर चीज़ जैसे मजबूरी में ड्रैग कर रहा था। तो तब निर्णय आया कि अब भले ही मैं खड्डे में चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, मेरा जो भी हो, पर अब ऐसे फ्रस्ट्रेशन में और ऐसे मजबूरी में लाइफ नहीं जी, अपने ढंग से जीऊँगा। अंदर से जो मुझे लगता है वो मैं करके देखूँगा लाइफ में। उसका आउटपुट क्या निकलेगा मुझे पता नहीं, और जो आउटपुट निकलेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर टीसी निकाली। तो फिर ओशो के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल बुक्स भी थे, मैं पढ़ता था। तो बहुत सी चीज़ें मैच हो जाती थी, बहुत सी मिसमैच भी होती है। तो महाराष्ट्र में एक संत हुए यहाँ, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो उनका समाधि प्लेस है, तो वहाँ गया मैं, कुछ समय वहाँ रहा। तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम था, कोई बताने वाला ऐसा सच नहीं था, पर एक ट्रस्ट है, एक नेचर स्पॉट है, टॉप ऑफ द हिल एक टेम्पल है। थोड़ी देर आप वहाँ उनकी सेवा में पार्टिसिपेट करो, बाकी टाइम आप अपने टाइम फ्री हो, छोटी लाइब्रेरी है, बुक्स पढ़ो, अपना आत्मचिंतन करो, आपको ध्यान करना है, साधना करना है, जो भी करना है तो आप कर सकते हो। तो शुरुआत वहाँ से हुई। तो वहाँ से फिर मैंने बुक्स वगैरह, उपनिषद, ये सब वहाँ लाइब्रेरीज में काफ़ी सारी पढ़ी। तो तब पढ़ते पढ़ते कहीं से मुझे लगा कि जैसे ये चीज़ें मैं भूल गया था, बस पढ़ते ही मुझे याद आ गई। तो इतना डिफिकल्ट या इररिलेवेंट नहीं लगा, अभी ऑब्वियस लग रहा था मुझे सब। तो कहीं से ऐसा लगा जैसे मैंने पहले पढ़ा है और मुझे फिर याद आ गया। तो वैसे वैसे करते करते, पर फिर एक एटमॉस्फेयर टेम्पल का ऐसा होता है कि वहाँ पर भी ना कोर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी, फॉर्म, ये करो, आरती करो, पूजा करो, घंटा बजाओ। साधना पे, अंतर्मुखता पे, चिंतन पे, सत्य पे किसी का विचार नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर एक जगह गुजरात में एक आश्रम है, फिर मैं एकांत की खोज में था। तो गुजरात में एक बड़ौदा में आश्रम है। तो उस आश्रम में एक ऐसी व्यवस्था देते हैं कि वहाँ आपको एकांत की फुल व्यवस्था देते हैं। मौन मंदिर बोलते हैं उसको। वहाँ कमरे होते हैं जो आपको खाना वाना, चाय पानी, ज़रूरत की हर चीज़ आपको कमरे में पहुँचा देंगे। आपको करना यह है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको किसी से कोई संपर्क नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनल जो भी साधना है वे करनी है। और वो ये भी नहीं बोलते कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप अपने हिसाब से करो। तो मुझे एड्रेस मिला तो मैं वहाँ गया। तो 1 महीने का परमिशन मिला। तो मुझे लगा 1 महीने का परमिशन मिला, ऐसी व्यवस्था तो शायद कहीं ना मिलेगी, हिमालय में भी ना मिले कि आपको सब बेसिक फैसिलिटी मिल रही है, अटैच टॉयलेट है। मैं पहले वहाँ जब अंदर गया तो 1 महीने बाद ही बाहर निकली। अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरा एज भी तभी करीब 24-25 था। एकदम इंटेंस, मतलब ऐसा इंटेंसिटी थी, या तो सत्य को जानना है या तो फिर नहीं जीना ही नहीं, क्योंकि अर्थ ही नहीं है कुछ करने में। क्योंकि सत्य नहीं मुझे पता है, तो मैं कुछ भी करूं तो क्या, अब ये कहाँ जाने वाला है, इसका क्या वर्थ है। शायद वो एज भी वैसा था और इंटेंसिटी आग भी उतनी थी।
तो मैं उतना हुआ, फिर वहाँ के महाराज जी थे, हम्म, तो उनसे मैंने पूछा मुझे और भी रहना है यहाँ पे। उनको भी अच्छा लगा कि कोई इतनी कठोरता से 1 महीना तक अंदर रहा, क्योंकि उतना वहाँ बाकी ट्रेडिशनल साधु सन्यासी भी कई सारे आते, और उनमें से भी कोई 1 महीना कमरे के अंदर बंद नहीं रहता होगा। नहीं रहता। तब ना मोबाइल था, ना कुछ, ना कुछ था, ना किताब, ना मिलना, आदमी तक नहीं, चेहरा तक नहीं देखना, सिर्फ 4 दीवारी है और आप है अंदर, पूरा टॉयलेट एकांतवास। बाथरूम सब फैसिलिटी है, खिड़की में से वो आदमी सुबह शाम रख के जाता है अपना खाओ, जैसे जेल में होता होगा। बिल्कुल तो सही, ये सही। आप अपने हिसाब से आइसोलेटेड। कुंडी आपने अंदर से लगाई है, बाहर से किसी ने नहीं लगाई। तो फिर ये बड़ा इंटेंस रहा, और उस टाइम में फिर एकांत, और कहीं से नेचुरल मेरे में एकांत की इंक्लिनेशन है, और मेरे स्वभाव में कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी के पास कुछ पूछने गया। कहीं से मेरे अंदर ये सॉफ्ट ये रहा है कि मुझे पता है, मुझे पूछना नहीं है, मुझे बस एकांत में डूबना है। ये मेरे अंदर से एक अनजाना भाव पहले से। तो उसी दौरान ये इस टाइप का एकांत का पहला एक्सपीरियंस था। तो करीब करीब मैं देखा कि माइंड साइकिल्स कैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं दूसरा, बाहर कोई ऐसा चीज़ घटना घट नहीं रही कि अच्छी ना बुरी, जो आपको अच्छी या बुरा लगा है, बराबर। और उसी इसमें आपका माइंड ही अच्छा बुरा क्रिएट करता है, वो सब आप, तो करीब करीब पागलपन म्हणजे माइंड आप लूज करो, उस पॉइंट तक जाकर मैं वापस आया। तब देखा, अगर इसको माइंड को आप वहाँ ठीक से कंट्रोल या किसी तरह से भी अगर उसको आप ट्यून नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, तो आप मतलब आप पक्का पागल हो जाओगे। उस सिचुएशन में आदमी या तो उठेगा या तो गिरेगा। उस सिचुएशन में आदमी आप जहाँ है वहाँ नहीं रह सकते। अगर आपको अंदर की वो कला आ गई तो आप एकांत में या वैसी स्थिति में उड़ जाओगे ऊपर। अगर नहीं तो फिर आपका बैलेंस चला जाएगा, आप हेलुसिनेट करने लगोगे, तो माइंड चीजें सही खड़ी करने लगेगा। हाँ, बाहर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना। कुछ है नहीं। हाँ। तो करीब करीब मैं उस लाइन तक जाके आया। तो उस दौरान कुछ अंदर के एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे एनर्जी का शॉक है, या कुंडलिनी वगैरह वो सब बोलते हैं, तो वो सब हुए। तो फिर 1 महीना ख़त्म हुआ, तो वहाँ के महाराज जी से पूछा, तो उन्होंने बोला रहो आप, आपको जितना रहना है। और मैं मानता हूँ वो भी पहुँचे हुए व्यक्ति थे। फिर उसके बाद मैं 22 मंथ्स, टोटल 22 मंथ्स रहा उस आश्रम। वो शायद 1 एकड़ का आश्रम रहा होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं, 1 एकड़। तो और फिर मैं 22 मंथ्स रहा कभी, पर फिर कमरे में नहीं रहा मैं कंटिन्यूसली, कमरे से बाहर आता था, थोड़ा टहलता था, पर कभी वो गेट से बाहर नहीं गया पूरा 22 महीने। और वो स्वामी जी भी ऐसे थे कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि आ जाओ दीक्षा ले लो, या जो पूछा नहीं वो ज्ञान बताने लग जाएंगे। वो इतना पूछते थे और तुम्हें क्या चाहिए, बस इतना। तो वो फिर 22 मंथ्स हुए। फिर मैं थोड़ा सा, शायद वो इंटेंसिटी कम हुई या कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे लगा अब यहाँ से खुल के कहीं जाना चाहिए। फिर वहाँ से वापस निकला। वो सज्जनगढ़ जो मैं बोलते एक नेचर स्पॉट था, तो वहाँ जाकर फिर से मैंने 1 साल बिताया। और उस दौरान उसके बाद ये आर्ट ऑफ लिविंग चलता है आजकल, श्री श्री रविशंकर। तो उसी दौरान बीच में घर आया था, तो तभी कोर्सेज वगैरह चल रहे थे। मैंने सोचा देखते हैं आजकल क्या चल रहा है। तो उनके वो सुदर्शन क्रिया किया, उसका एक अच्छा अनुभव फील हुआ। फिर तुरंत फिर उसका आगे का कोर्स वो बोलते हैं, तो फिर उसके लिए बेंगलोर गया, उनके आश्रम में गया। फिर वहाँ गया, उनको मिल के फिर पूछा कि मुझे यहाँ रहना है, मतलब बोलते हैं गुरु सानिध्य, क्योंकि ऐसे किसी गुरु के पास में कभी इससे पहले मैं रहा नहीं जाता। तो मैं बोला चलो यहाँ का अनुभव लेते हैं। तो वहाँ रहा। तो 2004 से लेके 8 तक उस आश्रम में 4 साल में रहा कंटिन्यूस। तो पर कहीं तो मेरा अपना स्वभाव में देखता हूँ कि थोड़ा नॉन सोशलाइजिंग है, मैं ज़्यादा मिलना जुलना, किसी के पास जाना या वो नहीं है। एकांत में मुझे ज़्यादा रस आता है। तो मुझे भी ऐसी कुछ अपेक्षा थी, गुरु के पास जाऊंगा, कुछ अंदर की अपनी बात बताऊंगा, तो मेरे अनुकूल कुछ साधना या जो भी है वो मार्ग बताएंगे। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ जैसे
सिस्टम है, पूरा कोर्सेज चलते हैं, लोग आते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं। तो रहा आज नहीं कल, तो वहाँ तो बस हम इंतज़ार करते रहते कि कब गुरु से मिले। हम्म। तो वो तो कभी शायद साल में कभी एक आध बार सामने सामने होता हूँ, बाकी तो हम काम करना, अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं हो सही। पाती। तो काम कर रहे हैं या सेवा बोलो, तो सेवा कर रहे हैं तो सेवा ही कर रहे हैं। तो 3-4 साल में फिर मुझे लगा थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन या ये है, ये थोड़ा सोशली एम्बिशियस है मेरे हिसाब से, उनका अपना फिलॉसफी जो भी है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये मेरे लिए कहीं तो मेरे नेचर को ये सूट नहीं कर रहा। मेरा कहीं तो नेचर है एकांत में रहो, अपने से अपने अंदर में चिंतन करते करते करते, अपने अवेयरनेस से अपने ऊपर काम करते करते। तो फिर उसके बाद फिर 4 साल बाद मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी मुझे अभी एकांत में जाना है, मुझे अभी ये सब नहीं करना। तो उन्होंने बोला ठीक है ऋषिकेश चले जाओ, उतना ही बोला उन्होंने, और देखो तुम्हारा विजन क्या है आगे, इतना ही 1-2 वाक्य बोले उन्होंने। तो फिर उनकी फर्स्ट टाइम मिलना हुआ था? नहीं, उसके पहले भी मिला पहले। था, छोटे 1-2 बार ऐसे ही कुछ काम की बातें होती थी। पर साधना की जैसे पूरे माहौल से जब मुझे लगा कि यहाँ से निकलना चाहिए, तो तब उन्होंने बोला ठीक है जाओ ऋषिकेश जाओ, ये उनकी तरफ से आया। और कहीं तो मेरे मन में था, क्योंकि बीच में आश्रम के काम से एक बार ऋषिकेश में गया था, उनका सत्संग, उनके उस सिस्टम में मैं वो ऑडियो का ऑपरेशन करता था, उनका टॉक्स रिकॉर्ड करना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाना, वो सब करता था। तो उसी सिलसिले में पहले मैं जा चुका था और ऋषिकेश देखा था मैंने गंगा वगैरह, तो उसमें एक थोड़ी सी मेरी इच्छा बनी थी अच्छी वहाँ जाने। तो फिर ऋषिकेश गया, और तब फिर ऋषिकेश पहली बार गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन से भी हट गया था, मैं टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, अपने आप से गया। तो घाट पे घूमते घूमते साधुओं को पूछा कि कहाँ मिलेगा रहना खाना, ऐसे कुछ खास थे नहीं मेरे पास। तो किसी साधु ने बताया उधर एक परमार्थ निकेतन मंदिर है, आश्रम है, उसके पीछे भूतनाथ मंदिर है, उधर गुफा है। तो गया, उधर भी एक साधु रहता था गुफा में, उनसे पूछा तो उन्होंने उस साधु के पास भेजा जिनकी वो गुफा थी, वो रहते थे गांव में। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला रहो। तो करीब 4-5-6 महीना वहाँ गुफा में रहा, जंगल में, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर, टाट वाले बाबा की गुफा बोलते हैं उसको। टाट वाले बाबा अभी यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो उनके वीडियोस मिलेंगे पुराने। या एक स्वामी राम करके हुए, स्वामी रामा, उत्तराखंड में, उनकी किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, उनमें भी उसका उल्लेख है। तो वहाँ रहा, तो फिर तब मैं थोड़ा, वो भी मेरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम था, मैं जंगल में हूँ और मैं अकेला हूँ। और जंगल मतलब 24 कैरेट जंगल, वहाँ हाथी भी आते हैं, शेर भी आते हैं, चीते भी आते हैं, और आप अकेले हैं जंगल में। गुफा है, गुफा में दरवाज़ा बना हुआ है, क्योंकि पहले लोग रह चुके हैं उसमें। और आपको कुछ हो जाए वहाँ, आप चिल्लाओ भी तो कहीं आसपास कोई है नहीं कि आपको कुछ मदद मिले। तो 2-4 महीने वहाँ रहने के बाद रात को बैठता था ऐसे, तो तब देखता था कि डर क्या है। तो अंदर से फीलिंग उठ रही, तो उसको देखो ये क्या है, डर की फीलिंग क्या है। तो डर को से फेस करते 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 तो कहीं मुझे मतलब थोड़ा डर मुझे धीरे धीरे कम हुआ या ख़त्म हुआ जैसे। तो फिर तब वहाँ रहते एक मुझे ऐसा लगा कि अभी नेक्स्ट सीज़न खुलने वाला था 4 धाम का, जो यात्राएं चलती है। तो तब मैंने फिर ये सोचा कि अब ऋषिकेश से मैं ये ऊपर की आधा थोड़ा पैदल घूमूंगा अपने आप से अकेले। उस गुफा में कितने दिन रहते टोटल? 5 या 5.5 महीने। अच्छा। तो गुफा में के अंदर डर को देखते थे कि बाहर? हाँ, मैं ये थी अंदर नहीं, वो डर बंद करके बंद करके अंदर जब रात को बैठा हूँ तो डर नहीं। कैसे दिखेगा? क्योंकि आप अपने सुरक्षित हो। अंदर की फीलिंग, एक तो इस तरह से अकेले दरवाजा जंगल के बीच बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है, फिर रात को वो एनिमल्स की भी आवाज़ें वगैरह। हाँ। नहीं, मेरा महाराज जी यहाँ पे यही कहना था
कि एक दरवाजा खुला करके गुफा के बाहर बैठ के या शायद डर को देखना होता तो वो शायद ज्यादा नहीं देख पाते। क्या आप सुरक्षित मेरा थे? हाँ मेरा तो ये कहना है कि बंद बंद रात को कभी टॉयलेट या वो तो उसके लिए हाँ। करिए आप अपनी बात। वो तो एक परिस्थिति थी, हाँ मजबूरी थी वो तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो अपने को सुरक्षित रख के आप वो डर, आप एक अपनी बुद्धि लेवल पे कल्पना का डर बना सकते हो, लेकिन डरे हुए नहीं हो, क्योंकि आप एक सुरक्षित हो। डर तो तब समझ में आता जब गेट खुला होता और आप गुफा के बाहर बैठे होते, तब आपको डर समझ में नहीं, पर फिर भी जैसे अभी किसी को मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, हाँ। अगर कोई ऐसा कभी करना चाहे हाँ तो अपने को सुरक्षित रखकर कभी डर को नहीं आप देखा अनुभव जा कर सकता। सकते, वो एक कल्पना हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी असुरक्षा में, क्योंकि डर क्या होता है मैंने वीडियो में बताया था, जब मैं केदारनाथ से उतर रहा था हमारे पैर पूरे सड़े थे, हमसे पैर से चला नहीं जा रहा था, वो 2 किलोमीटर के ऊपर है ऊपर से, और वो नदी के ऊपर से, और वो एकदम रात हो गई थी। वहां से जब मैं अकेला आया तो डर क्या होता है मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी करना होगा तो खुले में अनुभव करना, बंद कमरे में सुरक्षित जगह। डर के बारे में अगर आप कह रहे हो कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो, एक सिर्फ मात्र कल्पना है। नहीं, वो डर इस कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, जैसे हाँ कि अकेले हो, कोई नहीं है, हाँ, आप गुफा में हो, वो। ठीक है, वो तो जैसे स्वाभाविक किसी को ऊंचाई का डर है, भले आपके सामने अच्छी बड़ी पक्की रेलिंग लगी हुई है, पर आप नीचे झांकोगे तो सब भी डर, आता है। आपको पता है आप गिरोगे नहीं, पीछे भले ही पकड़ा है पर क्या डर नहीं समाएगा, उठाई देगा। तो उस तरह से कि आप अकेले हैं जंगल में, अकेले बैठे हैं गुफा में, और आपको कुछ हो जाए तो कोई कहीं से कोई हेल्प की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस तरह से तो फिर तब हाँ, फिर भी डर आता हाँ, है, डर तो आता है, लेकिन एक पूरी तरह डर को पूरा महसूस नहीं, करना, मतलब एकदम हाँ हाँ। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हाँ। नहीं था वो, उतना एक्सट्रीम नहीं था कि भाई सामने शेर दिख गया और मैं फिर शेर को देखने की बजाय अपने डर पे ध्यान दिया, तो उस लेवल का नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मैं, और नेचर का थोड़ा सा मेरे बचपन से थोड़ा जंगल का अट्रैक्शन है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस बचपन में मैं स्कूल में पूना में था, घर इधर ही था, तो आता जाता था, एक छोटा सा पार्ट है बीच में जंगल लगता है, तो यहाँ से जब बस निकलती थी तो मैं उस जंगल की राह देखता था, वहाँ से जब बस निकलती तो उस जंगल की राह देखता था, कहीं तो ऐसे लगता था, और वो जंगल आता है 5 मिनट के लिए, और उस जंगल में जाता तो ऐसे लगता है जैसे बुला रहा, पता नहीं मेरे बचपन से है, और जंगल में घूमने का कहीं से तो मेरे अंदर है, जो कि कहाँ से है पता नहीं। तो वो तब पॉइंट था कि तब मुझे, मैं स्थिति में भी था, अपनी ताकत भी थी, निर्णय से पूरा स्वतंत्र भी था, क्योंकि तब मुझे लगा कि अब मैं ऋषिकेश से 4 धाम जो है मैं पैदल करूँ। तो तब ये आइडिया मैंने घर वालों को बताई, कुछ थोड़े जानकार परिचित थे उनको बताई, और थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया कि क्या लगेगा कितना लगेगा, लोकल से थोड़ा गाइडेंस ले लिया, एक वहाँ के परिचित हो गए वहाँ के, जो सब इलाके को जानते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं पहली बार हिमालय में इसी क्षेत्र में चलूँगा, मेरा कोई पहाड़ चढ़ने का या हिमालय चढ़ने का कोई अनुभव नहीं है, प्लेन का आदमी हूँ, कभी पहाड़ चढ़ा नहीं, मुझे कुछ ऐसा आप रूट बताओ कि मैं पूरी यात्रा पैदल कर सकूँ। तो उन्होंने अच्छे से वो बताया, फिर वो पॉइंट टू पॉइंट वो मुझे हेल्प करते रहे, हेल्प मतलब गाइडेंस दिया उन्होंने, पूरा नक्शा निकाला, तो उस हिसाब से मैंने पूरा 6 महीने में पूरा 4 धाम घूमा। तो यमुनोत्री किया, गंगोत्री किया, पूरा घूम के आने के बाद कहीं तो मुझे गंगोत्री ज़्यादा फील कर गया कि अगर साधना के लिए कहीं आके रहना है कि जहाँ आपके पास खुला वातावरण है, पूरी आपकी खुली स्वतंत्रता है, और आपको बेसिक फैसिलिटी जो है रोटी कपड़ा मकान, वहाँ अगर आप जाकर थोड़ा सा स्ट्राइव करो तो वहाँ आपको व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर मैं वहाँ यात्रा कंप्लीट करके आया, फिर थोड़े से साधन ले गया था मैं, उसमें एक छोटा सा कैमरा भी था, उस समय में एक छोटा सोनी साइबर शॉट का कैमरा आता था, तो उससे कुछ फ़ोटो वोटो खींचे थे मैंने। तो उसके बाद फिर उसकी एक किताब वगैरह बनी, वो अलग बात है। तो फिर 2012 में फिर सब होने के बाद फिर एक बार घर आकर गया, फिर अब मुझे लगा कि अब मुझे गंगोत्री जाके
रहना। तब मैं 2012 में गंगोत्री गया, तो करीब 4-5 साल 12 से लेके 17 तक गंगोत्री रहा। पर जो सीज़न होता है मेन गर्मी का, तब रहा, और एक ठंड का मौसम भी रहा एक साल, क्योंकि ठंड में तो बहुत बर्फ़ हो जाती है, वहाँ रहना कठिन। तो वो एज ए एक्सपीरियंस रहा कि बर्फ़ में रहने का। तो इस तरह से 4-5 साल वहाँ गए, फिर उसके बाद कुछ साल उत्तरकाशी रहा, फिर ऋषिकेश, ऐसे थोड़ा उस इलाके में रहा। तो उसी समय बीच में फिर कोरोना का टाइम आया, तो गंगोत्री के वो 5 साल छोड़ के कभी तो मैं एक बार घर आ जाया करता था, साल में एक आध बार या कभी। तो कोरोना के टाइम में भी एक बार घर आया था, तो लॉकडाउन लगा, वो सब हुआ। और फिर तब मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे गंगोत्री में मुझे साधुओं ने फैसिलिटीज़ दी, खाना उन्होंने ही दिया, कपड़ा तो खैर कपड़े जितना तो था मेरे पास, मैं ऐसे वाइट में ही रहता था, तो ये सब ऑरेंज में कभी पहना नहीं, ना ही कभी मैंने अपना नाम चेंज किया। कोई नाम पूछता था, मैं धीरज कुलकर्णी बता देता। तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, रहने को भी जगह दी। और 4-5 साल जो मैं चाहता था कि जिस एकांत में मुझे रहना है, तो तब या जो भी मेरे ध्यान की कल्पना थी, संकल्पना थी, वो मैंने जो करना था मुझे अंदर से, वो मैंने फुल्ली 100% देके किया हुआ। और उससे कुछ शिफ्ट आया, मुझे दिखा, पर अब कंप्लीट नहीं हुआ है, पर कभी भी वो चल रहा है। और एक बार जो मैं वो गुजरात आश्रम में था, तो तब उस दरमियान लाइब्रेरी में ओशो की कुछ किताब थी, भैरव तंत्र, उसमें अलग अलग से मेडिटेशन टेक्निक्स है जो शिव जी ने पार्वती को कही। तो उन पर मैं उस टाइम में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग जो मुझे लगता है। तो फिर कहीं तो मुझे लगता है कि एक बार मैंने 99 में विपश्यना भी कर लिया था, कॉलेज में था तभी। तो ये एक यात्रा चलती है यहाँ पे आलमगी से पंढरपुर, बड़ी यात्रा होती है, 200 किलोमीटर, 15-20 लाख लोग चलते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशन में कहाँ क्या होता है, अध्यात्म किस तरह का है, वो थोड़ा समझने के लिए मैं गया। तो आखिरकार कहीं भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, कहीं तो मुझे लगता था मेरे नेचुरल रिदम है, कहीं तो साक्षी भाव पे मुझे आता था कि ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा स्वाभाविक है, और ज़्यादा सहजता से मैं यही कर पाता हूँ। बाकी दूसरा कोई भी साधना लूँ या कोई भी कुछ भी करूँ, तो वो थोड़ा दिन देखने के बाद लगता था ये इसको ज़्यादा मैं खींच नहीं पाऊँगा, ये थोड़ा अस्वाभाविक है मेरा। तो अवेयरनेस जो है, स्मरण जो है ना, पल पल जागरूक रहना, साक्षी भाव, अपने आप को भी एज अ सेकेंड पर्सन देखना, जैसे ये कोई और है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो इसको भी एज अ सेकेंड पर्सन देखते रहना। तो ये अगर मेरी लाइफ टाइम की कोई साधना अगर रही है, तो वो साक्षी रहना, तो साक्षी भाव से इसको देखते रहना। मैं बीच में एक बार रोकूंगी, क्षमा चाहूँगी। मतलब आपने कोई एक चीज़ भी नहीं रोकी, प्रैक्टिकली आप बीच बीच में अलग अलग चीज़ें करते रहे, पढ़ के करते रहे। हाँ। कोई ऐसे जीवंत गुरु के पास आप कभी नहीं रहे, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहे, पढ़ के आगे। अपने आप से जी। तो आज भी मुझे साक्षी साधना ज़्यादा नेचुरल है, और उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं, हर मोमेंट में सजग रहना है। और ये जो है, ये बॉडी माइंड सिस्टम जो है, ये जो जैसे ऑपरेट हो रहा है, उसको देख रहा हूँ। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ एज ए सेकेंड पर्सन, इसको एज ए सेकेंड पर्सन देखते रहना, देखना इन द सेंस थोड़ा सूक्ष्म अर्थों में। तो इसके प्रति अवेयर रहना है, और इसके साथ अटैच, मैं जब आप इसको देखोगे तो वो मैं का अटैचमेंट ढीला हो जाएगा कि ये आप नहीं हो। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो आप अलग हैं, तो आप में नहीं। तो इन अर्थों में तो अभी भी मैं 24/7 यही करता हूँ। तो कभी मेरा ज़्यादा योगा करो, बहुत ये करो वो करो, कुछ नियमों में पढ़ो, वो नहीं। सुबह आंखें खुली तब से सोने तक यही, आंखें खुली, ये सिस्टम जो चल रहा है बॉडी माइंड सिस्टम, इसको साक्षी भाव से देखो, इसमें अवेयर हो। तो यही मेरा एक नेचुरल साधना है अभी भी, और बहुत टाइम से। तो फिर इतना सब घूम अलग ट्रेडिशन में घूम के देखने के बाद मुझे कहीं लगा, कहीं ऐसे भी लोग मिले कि हर ट्रेडिशन में कुछ अच्छे लोग हैं जो सिंसियरली कर रहे हैं, और कहीं उनको बेनिफिट हो रहा है, भले ही वो मुझे ना जची हो, या मुझे उससे आउटपुट ना मिला हो, बराबर है, और कहीं किसी के काम आ रही है।
तो वो अगर मेरे काम नहीं आ रही तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर नहीं सकता। बस, वो इतना कह सकता हूँ, मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा। सही है। तो कहीं से तो मेरी लाइफ फिलोसफी शॉर्ट में ऐसी बनी कि ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स। सत्य वो है जो आपके लिए काम कर जाए। राइट। अब मेरे लिए काम कर जाए, वो सबके लिए काम करे, जरूरी नहीं जरूरी उसके लिए काम कर रहा है, जो बराबर। मेरे लिए कर जाए वो जरूरी नहीं। तो फिर कहीं तो फिर मुझे ये लगा कि एक ऐसी कुटिया या ऐसी स्पेस क्रिएट करूं, क्योंकि ऐसी स्पेस क्रिएट किसी ने की या किसी ने कुटिया बनाई गंगोत्री में, जिसमें मैं रहा, किसी ने खाना खिलाया। तो 4-5 साल तो बिल्कुल मैं मतलब बिना एक रुपया खर्च किए मेरा जो जिस तरह से मुझे मेडिटेशन या साधना करनी थी वो मैं फुल कर पाया हूँ। तो फिर कहीं से लगा कि एक ऐसी जगह क्रिएट करूं जो इस तरह के साधक, जैसे उन्होंने भी कहा कि साधक बहुत निकलते हैं और आश्रम में जाते हैं, फिर आश्रम का जो सिस्टम है, आश्रम उनको सब कर लेता है, उनको आश्रम का सिस्टम चलाना है, बराबर। उसको साधक से मतलब नहीं है। वो उसको कैसे यूज़ करें वो उतना देखते हैं। साधक है उसकी मजबूरी को पकड़ते हैं और वो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो फिर तब मुझे लगा कि ऐसी जगह, जैसे वो गुजरात आश्रम था, जी। वहाँ कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपसे न कभी पैसा मांगेगा न सेवा मांगेगा, कुछ करेगा। पर कहीं तो मुझे उसका जो डिज़ाइन था तो मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिंग लग रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो कुछ वैसा ही मुझे बनाना है, पर वहाँ के जो मुझे वहाँ रह के जो मुझे लगा कि जो वहाँ नहीं है, तो ऐसी जगह क्रिएट करूँ कि साधक रहे, उसको उसका फ्रीडम रहे, अंदर रहे बाहर रहे, वो मौन में रहे, उसके लिए मौन कंपलसरी है, कोई कम्युनिकेशन नहीं किसी के साथ, टेम्पल से बाहर जाना नहीं, और उसकी बेसिक फूड अकोमोडेशन फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करूँ। तो कोरोना के टाइम में जब इधर आया तो यूजुअली हमारा ये एरिया पहले बड़ा रूखा सूखा था, पानी की बड़ी दिक्कत थी यहाँ। और कुछ साल पहले ये लेक बना बहुत बड़ा, इसलिए अब इतना सारा पानी हो गया यहाँ पे, तब से थोड़ी ग्रीनरी हो गई है। तो वो पानी देखने के बाद मुझे थोड़ी सी होप हुई कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ इतनी स्पेस है, करीब 10 एकड़ की स्पेस है, तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और अपनी ताकत से अपना जो साधना चली रही है। और इस तरह से कोई इंटरेस्टेड आदमी जो आता है, जो एकांत में, मेरा कोई आत्मज्ञान हुआ नहीं कि मैं किसी को उपदेश करूँ या किसी को साधना की या जीवन की दिशा दिखाऊँ, उतना मेरे पास है। हाँ, मेरे पास स्पेस है, और अगर मैं कोई कुटिया बनाता हूँ और कोई उत्सुक है जो एकांत में आके आत्मचिंतन करे, उसकी अपनी कोई भी साधना हो, उसका साधना हो, उसका गुरु हो, वो जाने, मुझे कोई उससे ना उससे दिक्कत है, ना मैं उसकी कोई हेल्प कर सकता हूँ उसमें। बस मतलब उसको एकांत चाहिए तो वो बस आपने प्रोवाइड करवा दिया इतना ही है है। कि हाँ मैं देखूंगा कि वो सिंसियर है कि नहीं। हाँ। क्योंकि 8-10 दिन भी अगर कोई चुपचाप बिना किसी से बात किया अगर कोई रह पाता है तो कुछ बात है। तो ऐसा सोच के मैंने एक DSK ग्रीन्स ध्यान साधना, मतलब साधना में कोई रुकावट आई तो उसका मार्गदर्शन आप नहीं दे सकते। मार्गदर्शन तो खैर नहीं मैं दे सकता, मेरी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसकी साधना क्या है, उसमें क्या अनुभव आएंगे, क्या मार्ग आएंगे, वो मेरे पास उसका स्किल नहीं है। मेरे पास व्यवस्था है, तो यहाँ सिर्फ व्यवस्था है, आप अपना आइए, उसमें अगर आप एकांत में रहे और आप पागल हो गए तो वो आपका है, उसमें मेरा कुछ नहीं। ये तो बड़ा रिस्क रहेगा फिर। ऐसा तो अपना घर में भी। हाँ तो ईमानदारी। हाँ, इन्होंने ईमानदारी बताई, बिल्कुल सही है वो तो लेकिन वो ये व्यवस्था तो, मेरा ये कहना है, ये व्यवस्था तो अगर कोई अपना एकांत में, जैसे इन्होंने जैसे आपकी यात्रा रही, वो तो कहीं ना कहीं होगी। हमें जो रहती है साधना काल में जीवन, हाँ जीवंत गुरु जरूरी है। हाँ, क्योंकि नहीं, इन्होंने ईमानदारी कहा कि पागल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो करेंगे। बिल्कुल सही है आपकी ईमानदारी। हाँ जी, वो तो आपने इस तरह से फिर अब ये सेटअप बना है। तो यहाँ का मेन टैगलाइन यही है कि ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स। आपके लिए जो काम करता है, जो गुरु काम करता है, जिस गुरु के यहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी गति हो रही है, आपकी जीवन में शांति या सुकून आ रहा है या स्थिरता आ रही है अंदर, तो आप कृपया वो फॉलो करें। हम किसी को कोई गुरु रेकमेंड नहीं करते, ना किसी को गुरु को ऊपर करते हैं, ना किसी गुरु को नीचे करते हैं। वो जिसका उसका भाव है, जिसका वहाँ से जुड़ाव है। तो इस तरह का एक
सेटअप यहाँ क्रिएट किया है। तो मैं अपनी अपनी साधना करता हूँ। व्यवस्था में अगर किसी को कुछ चाहिए जो रहे तो वो मुझसे बात कर सकता है व्यवस्था के बारे में। आध्यात्मिक के भी बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुछ पूछे तो मुझे क्या लगता है मैं ये शेयर कर सकता हूँ। ऐसा है और ये सत्य है और ये ऐसे इस पे चलोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा मेरा किसी कोई दावा नहीं। क्योंकि मुझे खुद अभी पूरा आत्मज्ञान है नहीं। मैं भी रास्ते में हूँ, कहीं तो हूँ। कितना बचा है कितना हुआ है मुझे पता है, पर इतना है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और आज देखता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी सारा हो गया है और आगे पता नहीं कितना बाकी है। पर अभी जीवन में दुख है या चिंता है या कुछ है या किसी चीज़ की पकड़ है, ऐसा बचा नहीं। क्योंकि मैं अभी रोज़ भी कभी ऐसे बैठ के सोचता हूँ, जैसे बोलते हैं कामनाओं से मुक्ति को। दिन में 1 या 2 बार में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर दो, रिलैक्स करके बैठो और पूछना क्या चाहिए तुमको, ईमानदारी से। हो जाए, मिल जाए, ना मिल जाए, पता नहीं तुमको क्या चाहिए। और अक्सर ऐसे होता है कि कुछ नहीं आता है ऐसा। तो पर्सनली ऐसा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मोटा देखे। पर फिर भी अगर स्थिति नहीं है तो फिर मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अटका हूँ। चलो चाहिए नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कुछ आ नहीं रहा सामने मेरे, शायद मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। पर अगर स्थिति नहीं है तो फिर कहीं तो उलझा है। तो उसी में फिर कहाँ उलझा है कहाँ जैसे ये स्थिति ये सब है, इसमें भी मैं फंसा नहीं। ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले गंगोत्री जब गया तो ये सब अपने भाई के नाम कर दिया था, तब मुझे क्लियर हो गया तो ये सब मुझे करना नहीं। शादी का तो बहुत पहले ही था कि ये मेरे बस की बात है। हमारे बीच में ही मैं टोकूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको अपनी लाइफ से आपको कहीं रिलेट कर पा रही हूँ तो आपको लग नहीं रहा कि ये सारी चीज़ें, ये यात्राएं जो भी जिस टाइप से मैंने अलग तरीके से करी, जैसे कि आप हिमालय में मैंने ये पैदल यात्राएं नहीं करी, बट कहीं ना कहीं शास्त्रों के या संतों के करीब उनके द्वार तक जाके परमानेंटली थोड़ा दिन रह के वहाँ पे भी। उसके बाद अगर फिर भी मैं बिना मतलब मैं खुद जितनी किताब मुझे होती है एज ए, मैं किताब ही मानूँ अपनी लाइफ को, जितना मैंने पढ़ना जो इस कुएं के अंदर है बस वही उजागर हो रहा है। तो मतलब कुआं भी मैं नहीं कहूँगी, एक तालाब कहूँगी अपने आप को। जो तालाब में पानी है उसमें वो एक जगह ठहरता है तो काई आ जाती है, सड़ जाता है। बट अगर एक जीवंत गुरु, जैसे मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं कहाँ फंसी हूँ, है ना, कि आपको जैसे आपने बताया बड़ी ईमानदारी आपके स्वभाव में कि चला हूँ, वो तो एक एक्सपीरियंस हर किसी को हो जाता है कि अगर एक बच्चा अभी 14 साल का हुआ, हार्मोन्स अलग हुए हैं तो वो बोलेगा यार एक अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, अब मेरे को दुनिया ही हसीन लगने लगी है, जैसे हार्मोन्स उसी बॉडी में होते हैं। तो बोलेगा ये अभी वो अपनी बहन को हर चीज़ को ऐसे देख रहा था नॉर्मल, लेकिन जैसे ही बॉडी अंदर कुछ हो तो वो सब कुछ हरा भरा सब अलग ही नजर आता है उसको। तो इसी तरह से वो एक्सपीरियंस तो चलो आपका एक लंबी यात्रा चल रही हो जाए, लेकिन जैसे आपका ये कहना है कि आपको, जैसे मुझे भी है कि मुझे नहीं पता, हम मोटी चीज़ को कहते हैं ये छोड़ दिया, जैसे आपने बोला ये भाई के नाम कर दिया वगैरह, भी तो अपने भाई के नाम है ना, वहाँ पे भी आप देखेंगे। वो नहीं, मतलब त्याग का भाव नहीं, वो मैंने कैसे हुआ था वो कि मुझे ये सब क्लियर करना था कि आप इसको रखो, निकालो। मुझे इसमें अभी फिर से थॉट भी नहीं डालना है, इसमें एनर्जी भी नहीं डालनी है। मुझे अपने आप को थोड़ा फ्री करना है इन सब विचारों से। तो उस एंगल से था वो सब। हाँ चलो जो भी आप कहेंगे था, हाँ मैं सिर्फ अपने एंगल से जानना चाह रही थी। बड़ी अच्छी आपकी यात्रा। तो इसलिए अभी यहाँ भी बैठा हूँ तो है, जब तक है अभी भी अगर कुछ खटपट होती है तो मुझे यहाँ से निकलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, इतना है अभी भी। मतलब जिस तरह से मैंने पहले का एक्सपीरियंस किया है लाइफ बाहर का, तो कहीं भी हो, यहाँ इवन यहाँ पर भी 5 साल रहूँ 10 साल भी रहूँ, मेरा ऐसा है कि अगर यहाँ कुछ अभी खटपट होती है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे बस यहाँ से गेट से बाहर निकलने। तो उतनी तैयारी मैंने रखी है हमेशा। और जिनको निमंत्रण दे दिया उनका क्या होगा? किसको? जिसके यहाँ एड्रेस नोट कर लिया, जिन्होंने एड्रेस नोट किया वो तो गूगल पे रहेगा निकल जाते हो, ठीक है, और यहाँ की व्यवस्था शिथिल विथिल हो जाती है और आपने एड्रेस दे दिया, उसका जिम्मेदार कौन? नहीं, अभी तो व्यवस्था ही बनी नहीं है ना पूरी। तो दे तो दिया, बोर्ड पे तो लग दिया महाराज जी, समझिए बोर्ड लग गया तो पहले इंक्वायर करेगा तो बताएंगे ना ये कुटिया इसमें रह सकती है। तो आके बोलेंगे जब आओ रहो बोलेंगे, हाँ, तब की बात है। हाँ, अभी तो वो चलता ही नहीं हुआ है, हाँ, अभी तो कंसेप्चुअल है। हाँ, अभी चलिए कहाँ पड़ा है। हाँ, लेकिन नहीं आपका डीपी पे या गूगल में कहाँ पे आ रहा था आपका कि ये
हमें मराठी आ भी नहीं रही थी पढ़नी, लेकिन नॉर्मल थोड़ा संस्कृत जिसने पढ़ी। हाँ, लेकिन आपने उसमें भी कहीं पे आपने वो भेजा या किस पे लगा हुआ था, जैसे आपने कहा कि गूगल पे DSK डालेंगे तो शायद आ जाएगा ये। हाँ। तो वो बंदा अगर आ जाएगा आपके पास, इसलिए योगी जी कह रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा? मतलब आप फोन करो ना, आ जाओ, हम बताएंगे अभी फिलहाल क्या व्यवस्था है। नहीं, आप जैसे देखो। मान लीजिए आज खटपट हुआ, आप चले गए, हाँ, और कल वो उसको बंदा कल आना हो तो आ जाए, देखिए। क्या देखे कि महाराज जी कहाँ गए? ना। हाँ, तो बोल सकता हूँ ना, बंद हो गया। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन आ रहा था, योगी जी ने यहाँ पकड़ लिया। हाँ, नहीं, वही, नहीं, वही। मेरा क्वेश्चन यही आ रहा क्योंकि था। लाइव चल रहा है ना, हाँ, तो हमें हाँ। क्लियर हो जाए। हाँ, लोग मेरा यही कोई क्वेश्चन संशय है। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे यही आ रहा था नहीं, कि अगर कोई हाँ। अभी जैसे है, आप अगर आपको आप समझिए आपने मुझे फोन किया, हाँ, आना है, तो मेरी आपसे पहले बात होगी। नहीं, कई बार है ना, लोग बिना पूछे आ जाते हैं। हमने योगी जी के वहाँ पे सिर्फ एड्रेस के लिए वो करा और कंफर्म भी नहीं मिला, तो हम खुद ही आ गए इनके आध्यात्मिक प्रतिज्ञा डाल दी। DSK का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, उसमें लिखा है नो, दिस इज नॉट अ वॉकिंग प्लेस, प्रायर इंटीमेशन इज नेसेसरी। यहाँ विजिट करना है तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। चलो ठीक है, मेरा हाँ, क्वेश्चन आपने लिख लिख दिया। दिया। हाँ, हाँ, मेरे क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे जो अपनी लाइफ में लग रहा था कि एक, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने आप में एक तालाब बन गया शायद, और उसमें काई लग गई है। काई समझते हैं कि अभी वो यूज़ होने लायक नहीं है। मुझे अगर अपने आप को कुआं बनाना है, कुआं इन द सेंस उसमें बहुत ज़्यादा स्रोत खुल जाते हैं, पानी के बहुत स्रोत खुल जाते हैं, शायद वो महासागर से ही मिल जाता है वो पानी, वहाँ से आ रहा है, जितना निकालोगे उतना ज़्यादा वो साफ पानी उतारेगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा था एक जीवंत गुरु, और वो भी मुझे नहीं पता वो आत्मज्ञानी है या नहीं, मुझे क्या पता, उस वो डिक्शनरी में तो कोई वर्ड है नहीं और कोई पैमाना नहीं जो मैंने बोला कि, तो मुझे लग रहा कि अगर मेरे को कोई हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई आत्मज्ञानी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंसी हूँ, मुझे हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, मैं जब से इतना, मतलब एक जवानी थी, एक जोश था, एक वैराग्य सब में आ जाता है जीवन काल में, सब कोई ये एक चढ़ता है, क्योंकि अगर मेरे मन चाही नहीं हुई तो जवानी में जोश होता, बोलेगा हट मेरे को भाड़ में जाए, मैं अब तो खुद ही कर लूँगा सब कुछ, क्योंकि बल होता है, भूखा भी रह लेगा, कुछ भी खा कमा लेगा, तो हर किसी को ये वैराग्य आता है। लेकिन एक उम्र के बाद बंदा अगर इस लेसन को लेकर हम चले लाइफ के लंबे पड़ाव में, लेकिन उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ यार मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं, तो मुझे ये लग रहा है कि फिर मैं अब तक क्या धूली बटोरा था, या तो मैं एक जीवंत गुरु को ढूंढूं। भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, और अपने ये मैं वहाँ गया जहाँ जो करना था वो मैंने कर भी डाला। तो एक जो अपने आप को एक चैलेंज वाला गुरु अगर ये कह रहा कि भाई मैं करा दूंगा, मैं खुद लेके बैठा हूँ, तो हम वो उसने कोई दुकान खोल रखी है, हम उसके ग्राहकी हैं, हम उसके पास जा रहे हैं और बोले भाई चल ले बताओ क्या करना है, हम वही करेंगे, क्योंकि मेरे को अपनी ज़िंदगी की वैल्यू पता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि मैं खुद ही करता रहूँगा, मैं हर एक विद्या पढ़ के या कैसे भी, मैंने भी बहुत ये चीज़ें लाई। इनके पास आने से पहले मैं भी वो जो भैरवी जो भी वो शिव पार्वती की वो अलग अलग 126 है, जो भी है विद्या, वो मैंने पढ़ी नहीं, मतलब इनके इधर आ गई, तो वो बुक भी ऐसे ही रहेगी। तो वहाँ पे मुझे ये लगा जहाँ तक कि यार इन किताबों बहुत सारी एज ए लाइब्रेरी अपने घर में मैंने ऐसे लाओ बुके 2,500-3,000 हज़ार की, जितनी पढ़ी है पढ़ लो, फिर और किसी को बांट दो, कुछ मिला नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा थोड़ा सा आपसे अलग कि आप एक जगह बैठे, काफ़ी अच्छा रहा आपका, जो आप अपने से हो रहा वही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं जीवंत गुरु की मुझे रिक्वायरमेंट लगी कि भाई अब तू बता, भाई हमने तो जो करना था कर लिया, जो भी रायता फैलाना था, अच्छा करा बुरा करा, अपनी समझ में तो हम तो मतलब मीरा सबरी हम ही रहे हैं शायद उस काल के, तो वो सब किया, लेकिन शायद वो तो इतिहास में वो हो गया, लेकिन हम अगर अपने थोथे शब्दों को देख रहे हैं तो यहाँ तो सड़ा तालाब भी शायद वहाँ पे कोई कमल खिल जाए, ये तो खुद ही बदबू दे रहा है और खुद को ही दे रहा है। तो वो मैं कहना चाहती हूँ, मतलब आपको अपनी यात्रा से आप संतुष्ट है, मतलब ये कहना मैं संतुष्ट। और कहीं तो मुझे जब 12th में मैं बताया ना, तो थोड़ा से जब क्लियर हुआ कि क्या है और क्या करना वर्थ है लाइफ में, तो कहीं से उसी टाइम में पता नहीं कैसे, पर मुझे लगा था कि अपना हाँ ये मेरा आखिरी जन्म है, तभी लगा था मुझे। और कहीं मैं 12th का बच्चा जो कि आप आज डिक्लेयर ये कर रहे हो कि मुझे हुआ नहीं, और बच्चा 12वीं का कह रहा है कि मुझे हो गया। नहीं हाँ, तब मुझे फीलिंग आया था कि ये मेरा लास्ट लाइफ है, कि ये मेरा, जब मैं थोड़ी सी इसकी समझ बढ़ी मेरी, हाँ, एक्चुअली करना क्या है और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हाँ, ना 12th फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उस
तो कहीं तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मेरा हो जाएगा, हुआ है ऐसे नहीं, ये हो जाएगा मेरा, तब से लगा। तो वो फीलिंग कहीं से है और एक सटल ग्रोथ मैं देख रहा हूँ फाइन पूरे लास्ट अच्छा, ईयर अच्छा। सब जगह में। कि अगर मैं अपना ग्राफ कंपेयर करूँ बचपन से लेके, तो बचपन मेरा सबसे बुरा था। बुरा इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ मेरे साथ कोई अन्याय हुआ या कुछ हुआ, दुखी था मैं। तो कहीं से तो ये ग्राफ मेरा अंदर का जो स्टेट ऑफ बीइंग है पीक पे जा वो चढ़ रहा। और 12th और कॉलेज के बाद जो तो वो जो स्टेप थी मेरी बाहर निकलने की, छोड़ने की, कि भाई आप मेरा जो भी हो और मैं जो अंदर से जो मेरे निकल रहा है वो मैं करूँगा और जो होगा मैं वो भोगने के लिए तैयार हूँ। तो उस रेडीनेस की वजह के बाद मैं जो भी डिसीजन लिया, अभी में मैं बैठा हूँ तो पूरे अपनी मर्जी से और पूरा इससे कोई इतनी सी भी मेरे पास मजबूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे। तो तब से मैं देख रहा हूँ आज तक, कल से मेरा आज अच्छा है, आज से मेरा कल अच्छा है, तो इस तरह से कहीं से ग्रोथ है। और आज मेरे टाइम मन में न किसी तरह की चिंता है, ना कोई पाने का ये है, ये यहाँ पर भी जितना मैं कर पाता हूँ करता हूँ, ना हो तो ना हो, पर बेसिक जितनी ताकत है उतना ही अपने थाली में लेता हूँ, उतना पूरा करता हूँ, सो लेता हूँ। और अभी भी लगता है कि अभी ऐसे ही ऐसे सटल लेवल में धीरे 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 होते होते मेरा हो जाएगा, मरने से पहले तो हो जाएगा, ऐसे मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आप अपने स्वभाव के मुताबिक आपको लगता है, तो स्वभाव के अनुसार ही अच्छी बात है, आपका परिचय दिया। और तो ये थे हमारे महाराष्ट्र के जिन्होंने योगी जी को इनवाइट किया था और जिनका आपने इंट्रोडक्शन, जिनकी यात्राएं सुनी। तो योगी जी का मेरा योगी जी से एक क्वेश्चन है ये कि ये जैसे बताया कि इनका स्वभाव, इन्होंने अपनी बिल्कुल ईमानदारी चलती इनके स्वभाव में स्टेप टू स्टेप पे, और हम कल से देख रहे हैं बड़ी सघनता है इनके स्वभाव में। तो ये स्वभाव जो वैरी करता है, विभिन्नता है जो स्वभाव में, जैसे मैंने बताया कि इनका है कि इनको खुद को लग रहा है कि सारी यात्रा ये इन्होंने कर लिया, इन्होंने कहा कोई बर्डन नहीं है और मैं रोज़ बेटर फील कर रहा हूँ और मरने से पहले वो यात्रा मेरी अपने आप घट जाएगी। इन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, जो अपने एंड पे जो इन्होंने करना था वो किया, और एक संतुष्टि शायद अपने जीवन में भी लेके बैठे हैं। और एक मेरा स्वभाव है कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगला पल होगा कि नहीं होगा, और जैसे मेरा लगता है कि बहुत सारा मेरा अपना टाइम मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैंने व्यर्थ ही कर दिया शायद, है ना। व्यर्थ इन द सेंस, पहले मुझे लगता है कि हाँ इससे कुछ होगा, तो मैंने वो करके देखा, उसके बाद मुझे लग रहा है यार इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मेरे अंदर कोई औजार जंग खाया कोई पड़ा हो, आज आपने एक कुछ दिया है जिसपे वो जंग उतारेगा, धीरे धीरे मुझे लग रहा है अच्छा ये काम मतलब ऐसे सोचा जा सकता है। एक नया तरीका जो आपने दिया, एक नया ढंग जिंदगी को सोचने का, एक नया चैलेंज जो दिया, जो मैं बोलती थी कोई मुझे दे, तो वो आपने एक छोटे फॉर्म में ऐसे समझाया। तो मुझे अब लग रहा है कि नहीं, वो जीवंत गुरु, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मैं उस वर्ड को हाई फ्रीक्वेंसी कह रही थी। तो हाई वोल्टेज की कोई बैटरी हो कि या तो शॉर्ट सर्किट ही हो जाए ये वाली मशीन, और या तो फिर मुझे चार्ज करे, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मुझे अगर आ जाता मेरे को, तो वो आप जीवंत गुरु जो वर्ड है वो रियल में मुझे जरूरत थी उस चीज़ की। तो इनके स्वभाव के अनुसार आपने वेरी कर दोनों में अंतर बताना है क्या, जो अगर मेरे जैसे रिलेट कर रहे होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे ऐसा ऐसा होता है। और जो महाराज जी ने अपना स्वभाव बताया इन्होंने कि इनको सहज में लगता कि मरने दम तक मुझे हो जाएगा, मैं उसमें हूँ। तो क्या ये जो है दोनों तरफ के दोनों ही बंदों ने अपनी अपनी जर्नी जो बताई, और इसमें बिल्कुल 100 मेरी तरफ से भी बिल्कुल ईमानदारी है और महाराज श्री ने बिल्कुल ईमानदार है। तो उसमें आपका इन दोनों तरफ के साधकों का, हम लोग साधक वो भी आप बताएंगे हम साधक भी हैं कि नहीं, क्योंकि आपने वो वर्ड दिया, हमें नहीं पता हम उस पथिक के मार्गी भी हैं कि नहीं है। तो इस दोनों तरफ मार्गी है तभी तो इन्होंने बुलाया। तो अगर हाँ ये हो सकती है मार्गी हूँ मैं, तो नहीं कह सकती क्योंकि मैंने तो इस टाइप का कोई कुटिया ये विचार भी नहीं है। तो आपका क्या कहना इन दोनों तरफ के साधकों को कि वेट एंड वॉच, इनकी तरफ इंतजार करो और पहुंच जाओगे, और मेरे जैसे इंतजार नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका अलग है, ठीक है, थोड़ा सूक्ष्म काम करने का तरीका अलग है। अगर इंतजार करते तो मुझे नहीं बुलाते, इंतजार करते तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं सुनते। हाँ
हाँ। कहीं न कहीं वो काम कर रहे हैं, वो काम अपने तरीके से कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम लगे हुए हैं। हाँ, ये अपने तरीके से लगे हैं, आप अपने तरीके से लगे हैं। अगर सिर्फ इंतजार करते तो फिर मुझे सुन के मुझे क्यों बुलाते? क्या जरूरत थी कांटेक्ट करने की? सही। क्या जरूरत थी? कहीं न कहीं समझने की जिज्ञासा है, कहीं न कहीं यात्रा कर रहे हैं तभी तो बुलाए, नहीं तो क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ इंतजार होता तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? तो क्या ये हम श्योर कर सकते हैं जैसे महाराज श्री ने करी कि मैं निश्चित तौर से मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा मृत्यु आने हाँ, तक? जब ये निश्चित कर रहे हैं तो उस पर काम भी तो कर रहे हैं। तो ये क्या हमें पहले पता हो जाता है कि ऐसे कि मौत तो आज ही आ जाए, क्या पता शरीर इन्होंने पक्का किया है, अभी पक्का नहीं हो पाया है, पक्का तो तब होगा जब पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने अपनी क्षमता अनुसार पक्का कर दिया है, ये इनको पता है। नहीं, इनका सभी एक क्वेरी आ रही है कि महाराज श्री ने कहा कि मृत्यु आने से पहले, मतलब शरीर छूटने से पहले वो घटना घट ये जाए। इनकी समझ है, समझ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां तक इन्हें लग रहा है कि मैं कर लूंगा, हाँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना दोनों, क्योंकि यात्रा में लगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर ही उठ रहे हैं। क्या ऊपर उठ रहे हैं? इनका भाव ऐसा है कि ये शरीर छोड़ने के पहले मैं कर लूं, नहीं हो जाएगा बोला। ठीक है, कर लूं, हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। देखिए, अगर पक्का जिस दिन हो जाएगा कि नहीं शरीर छूटने के पहले हो जाएगा, तो ये प्रयास भी खत्म हो जाएगा। प्रयास भी क्यों करेगा? प्रयास कर रहा है, इसका मतलब अभी पक्का नहीं हुआ है। समझना इस बात को। जब पक्का ही हो गया होता तो मुझे क्यों बुलाते? समझना इस बात को। यात्रा जारी है। हाँ, ये इनका ये कह रहा, इनका भाव ये है, व्यक्ति शब्दों में मत जाइए, मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ, इनका भाव ये है कि इस जीवन में कर लेना है, अब मुझे अगला जन्म नहीं लेना। ठीक है, उसके लिए ये जितना इनसे हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार ये प्रयास कर रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी उसके अलावा कुछ और है नहीं, अभी ना कोई एजेंडा है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। बस वो एक ही प्रायोरिटी, एक ही टॉप है, सूक्ष्म तल से धीरे 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 इसमें ग्रो होते जाना, ना कोई बाकी कोई झंझट है नहीं, लाइफ रखी भी नहीं। मतलब जिस तरह से लाइफ के डिसीजंस मुझसे लिए गए या जैसे भी घटी है, तो आज कहीं से भी झंझट झमेला कहीं से भी मुझे पकड़ा हुआ नहीं है। पूरी हर साइड से, रिलेशनशिप का हो, घर का हो या व्यवहारिक पैसे का हो, कहीं से भी कहीं कुछ पकड़ा हुआ नहीं है। ना मैंने पकड़ा है, ना कहीं किसी का और की मेरे पे पकड़ है। तो इतना व्यवहार साफ क्लियर करता है मैं बहुत स्टार्टिंग से ही। घर वालों के मन बन गए अब तक इतने लंबे टाइम में। अब वो बोलते कैसे भी रहो, हमें जो करना है वो करो। महाराज जी, अब मेरा थोड़ा सा क्षमा चाहूँगी अगर कुछ मेरी ज़बान से ऐसा निकले, तो एडवांस में ही मैं आपसे स्टोरी वो कर दूँ कि शरीर कब मेरा छूटेगा वो मुझे तो नहीं पता। आपको अगर साधना में पता चल गया हो तो क्षमा चाहूँगी से। मेरे ये क्वेरी आ रही है कि शरीर की मौत हो सकता है अगले क्षण ही मेरी हो जाए, और ये मैं मंजिल में जो पहुँचना चाह रहा हूँ वो भी नहीं, आपने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि वो भी मुझे नहीं पता अभी कितना बाकी है। तो क्या इस रास्ते में चलने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतनी तेज स्पीड बढ़ा देनी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना वो मंजिल मेरी कितनी दूर है, लेकिन ये निश्चित ये भी नहीं पता कि यार शरीर अभी म्याद कितनी है, ये म्याद भी नहीं पता है, और मंजिला रास्ता कितना वो भी नहीं पता है। अपनी क्षमता अनुसार ही दौड़ेगा ना। एक चींटी दौड़ रही, एक हाथी दौड़ रही, ठीक है, दोनों दौड़ रहे हैं, तो अपने हिसाब से ही दौड़ेंगे ना। यहाँ सबकी समझ अलग अलग है, समझ एक जैसी नहीं है, तो सब अपने चाल से ही चलेंगे। वो चलो उनका चीटी का उसका ऐसा अध्यात्म में जो है वो क्या है तो आप उस शरीर मत देखो, समझ देखो। हाँ, मैं आपका हाथी चींटी का उदाहरण देके शरीर नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ। ऐसे ही समझ होती है। अच्छा, तो मैं इस समझ में ये सोचना चाह रही हूँ कि क्या वहाँ एक जीवंत गुरु अगर भाई उसके मेरे क्वेश्चनों के जवाब उसके पास हैं, हाँ। तो क्या वो एक जीवंत गुरु मेरी दो समस्याएं यहाँ पे कि शरीर मेरा क्या पता अगले क्षण ही शांत हो जाए, और मेरे को ये पक्का है मेरे को भी मिला नहीं,
जिसके लिए मैंने पूरी जवानी खत्म कर दी, एक जीवन पूरा लगा दिया, वो भी मुझे मिला नहीं, वो तो मुझे पता ही है, मुझे मिला ही नहीं, और शरीर अगले क्षण भी खत्म हो सकता है। तो वहाँ एक जीवंत गुरु अगर मैं शरण में जाऊं तो क्या मेरी वो स्पीड बढ़ा नहीं देगा क्या? ये मेरा कहना है। हाँ, अगर आप जीवंत, कहा गया है कि सबसे ज्यादा अगर लाभ है, तेज यात्रा होती है तो जीवंत गुरु के शरण में रहने से सबसे तेज यात्रा होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से यात्रा कर रहा है। हम किसी को ये नहीं कर सकते आप इस तरीके से करो। अगर हमारे पास कोई तरीका है तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन उसे ये नहीं कर सकता कि आप भी इसी तरीके से करो, क्योंकि जब वो तरीके से करेगा तो वो नकलची बन जाएगा, उसकी यात्रा कभी नहीं। हाँ, वो अपने स्वभाव से, उसके अपने अंदर से वो चुनाव, वो निर्णय आना चाहिए। बराबर, तब वो बात नेचुरली हो गई, तब वो बात सही हो जाएगी। बिल्कुल सही। नहीं तो नकल हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि हम बाहर से अगर ऐसा विचार या ऐसी कंसेप्ट क्रिएट करें, इसको एक कंसेप्ट बना ले कि ऐसा हो ही जाएगा, तो तब वो चीज़ थोड़ी अननेचुरल हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब यहाँ अपनी अपनी समझ से यात्रा कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, और सबका तरीका समझने का अलग अलग है, सबकी चाल अलग अलग है। ठीक है, तो आप किस चाल से चल रहे हो देखो। हो सकता है सामने वाले ने आपको जगह दिया, उसको ना दे। जैसे जब पांचों पांडवों को वो शिक्षा दे रहे थे, ठीक है, तो वो एकलव्य गया, उन्होंने कहा कि मैं राजगुरु, कोई संत तो थे नहीं, महात्मा तो थे नहीं, ये महात्मा तो सबके लिए है, सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो राजगुरु हूँ, मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, तो मैं तुम्हें तो शिक्षा नहीं दे सकता। बोले मैं क्या करूं? बोले जाओ अभ्यास करो। तो उन्होंने मूल मंत्र दे दिया। तो एक यहाँ रह के सीखा, एक वहां रह के सीख लिया, सीखा दोनों ने। क्या सही से विद्या दोनों की हो गई। अब हुआ क्या कि गुरु के प्रति इतना उसका समर्पण था कि जब यहाँ से हो गया पूरा, वहां रास्ते में जा रहे तो देखा तो पहला बाण कुत्ते को मार दिया। अप्राकृतिक तो बोले यार ताकत तो मिल गई, लेकिन ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहा नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे, बोले तुम्हारा गुरु कौन? बोले तो दिखाई प्रतिमा कि भाई गुरु तुम उनका ही तस्वीर। बोले तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। तो बोले बस इसे अमर कर दो। तो उनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लीजिए, क्योंकि इसके पास ताकत आ गया, ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि पहला बाण इसने कुत्ते पे चला दिया। तो ये जीवन भर ताकत का उपयोग मतलब दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहला बाण इसने छोड़ा। अब इसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ताकत मिल गई। एक काम करो, इसे अमर कर दो। तो उन्होंने उसे अमर कर दिया। लेकिन विद्या दोनों ने सीखा, पांचों पांडवों ने भी सीखा, वो भी सीखा। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीका से यात्रा करते हैं। ठीक है, मतलब चाल कम ज्यादा करनी भी हमारे ही स्वभाव की बात है। हाँ। और कहीं अगर ये इंतजार करते तो फिर मुझे ना बुलाते, इंतजार में ही बैठे रहते। मुझे बुलाए तो इसका मतलब कहीं कहीं जिज्ञासा है, और कहीं कहीं सुन रहे हैं, और कहीं कहीं एकांत में उसका मनन और चिंतन कर रहे हैं। यात्रा चल रही है, इन्हें अपना कल्याण करना है, बात खत्म। ये चाहते हैं कि बस यही शरीर में मैं मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाऊं। लगे हैं अपने अपने तरीके से। ये नहीं आए तो मुझे ही बुला लिया, कहीं न कहीं जिज्ञासा ही इनकी लेके आई। सही इंतजार नहीं कर रहे हैं, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी समझ के अनुसार प्रयास कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तो कहना है बस आगे बढ़ते रहो, चाहे जैसे।